भाई, तो एक ही तरह के मोनोमर के मिलने से बना है। सो दिस पॉलीमर टेफ्लॉन इज एन एग्जांपल ऑफ होमोपॉलीमर। और अगर आप इसमें इनिशिएटर के बारे में बात करेंगे, जो कि मैंने पहले आपको एडिशन पॉलीमर पढ़ाते समय बताया था कि एडिशन पॉलीमर में इनिशिएटर प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। इट इनिशिएट्स द रिएक्शन, द पॉलीमर फॉर्मेशन रिएक्शन। पॉलीमराइजेशन के फॉर्मेशन को इनिशिएट करता है, और इनिशिएटर के रूप में या तो हम लोग पेरोक्साइड लेते हैं या तो हम लोग कैटलिस्ट लेते हैं। तो यहां पर हम लोग पेरोक्साइड लेते हैं, और फिर हम लोग इसका स्ट्रक्चर देखेंगे, फॉर्मेशन को देख लेते हैं। तो आइए फॉर्मेशन को देख लेते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फॉर्मेशन पे गौर करेंगे। तो आइए पहले इसका मोनोमर बनाते हैं। इस वर्ड में सबसे पहले हम लोग ढूंढते हैं कि रूट वर्ड क्या है। तो जो रूट वर्ड है स्टूडेंट, वो है हम लोग का इथ, एंड इथ इंडिकेट्स 2 कार्बन। तो ये मैंने 2 कार्बन यहां पर ले लिया। आइलीन, इन देखिए नाम के पीछे जो सफिक्स लगा हुआ है वो इन है, एंड इन इंडिकेट्स डबल बॉन्ड बिटवीन द कार्बन। और एज वी आर फैमिलियर विद द फैक्ट दैट द वैलेंसी ऑफ कार्बन इज 4, कार्बन का वैलेंसी 4 होता है। और जितना वैलेंसी आपको नहीं दिख रहा है, जो अनसेटिस्फाइड वैलेंसी है, उसको हम लोग फुलफिल करते हैं बाय एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो इस कार्बन का 2 ही वैलेंसी दिख रहा है, 2 नहीं दिख रहा है, तो हम लोग यहां पर हाइड्रोजन को ऐड करेंगे। इसका भी आपका देख सकते हैं कि 2 वैलेंसी ही दिख रहा है और 2 वैलेंसी नहीं दिख रहा है, तो इसमें भी हम लोग 2 हाइड्रोजन को ऐड करेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, अब वापस अपने स्ट्रक्चर पर चलेंगे, क्योंकि हम लोगों ने इथीन या इथाइलिन बना दिया है। फिर कहता है टेट्राफ्लोरो, मतलब 4 टाइम आपका फ्लोरीन एलिमेंट जुड़ा हुआ है। तो 4 टाइम कैसे जोड़ेंगे, तो हम लोग इसको रिप्लेस करेंगे। यहाँ जो हाइड्रोजन अटैच है हेड वाले कार्बन और टेल वाले कार्बन पर, वहां से हम लोग कंप्लीटली हाइड्रोजन का रिमूवल करेंगे। तो यहाँ से दोनों हाइड्रोजन को हटा दिए और यहाँ पर 2 फ्लोरीन ऐड कर दिए, और दोनों हाइड्रोजन को लेफ्ट वाले कार्बन से भी हटा दिए, और यहाँ भी हम लोगों ने 2 फ्लोरीन को ऐड कर लिया। और आप देख सकते हैं टोटल 4 यहाँ पर हेलोजन फ्लोरीन दिख रहा है, इसलिए 4 के लिए टेट्रा, फ्लोरीन के लिए फ्लोरो, और फ्लोरो के बाद जो 2 कार्बन दिख रहा है वो है इथ, और डबल बॉन्ड के लिए इन। अब हम क्या करेंगे, इसका n टाइम ले लेंगे, क्योंकि मोनोमर जो पॉलीमर जो है वो एक मॉलिक्यूल के तो मिलने से बनता नहीं है। 100 मिनिमम 100 या मोर देन 100 यूनिट मोनोमर के कंबाइन करते हैं, तब जाके पॉलीमर का फॉर्मेशन होता है। इसलिए मैंने यहाँ पर n मॉलिक्यूल ले लिया है, और ये n मॉलिक्यूल ये इंडिकेट कर रहा है कि द नंबर ऑफ टेट्राफ्लोरोइथीन और इथाइलिन इज 100 और मोर देन 100। और अब क्या करेंगे, पेरोक्साइड के प्रेजेंस में हम लोग इसका पॉलीमराइजेशन करवाएंगे। इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड के प्रेजेंस में हम लोग इसका पॉलीमराइजेशन करवाएंगे, मतलब मोनोमर से पॉलीमर का फॉर्मेशन कराएंगे। और स्टूडेंट, मैंने आपको ट्रिक बताया था एडिशन पॉलीमर पढ़ाते समय कि एडिशन पॉलीमर में हम लोग क्या करते हैं, अनसैचुरेटेड मोनोमर से सैचुरेटेड पॉलीमर बनाते हैं। मतलब हम यहाँ पर एक पाई बॉन्ड को डिसोसिएट करके 2 नया सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं, एक पाई बॉन्ड को डिसोसिएट करके 2 नया सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं। और 2 नया सिग्मा बॉन्ड को कहां इंडिकेट करते हैं, एक हेड वाले कार्बन के पास और एक टेल वाले कार्बन के पास। तो आप आ जाइए यहाँ पर, आप सबसे पहले जहां है वो लिखिए आप CF2, और ये रहा आपका CF2, और यहाँ पर पाई बॉन्ड को डिसोसिएट कर दीजिए, तो बच जाएगा सिर्फ सिग्मा बॉन्ड। तो जो आपने एक पाई बॉन्ड हटाया, उसकी जगह में आपको 2 सिग्मा बॉन्ड को यहाँ पर इनपुट करना है। तो ये रहा हेड वाला कार्बन और ये रहा टेल वाला कार्बन। तो हेड वाले कार्बन पर एक सिग्मा बॉन्ड और टेल वाले के पास दूसरा सिग्मा बॉन्ड को अटैच कर दीजिए, और यही यूनिट आपका n टाइम रिपीट करते चला जाएगा। तो जो ये पॉलीमर बना, इसी पॉलीमर का नाम है आपका पॉली देखिए इसका नाम था टेट्रा फ्लोरो इथाइलिन। और मैंने आपको ट्रिक बताया था कि जब कभी पॉलीमर का नाम लिखना है तो पॉली प्लस नेम ऑफ मोनोमर लिख देना है। तो पॉली तो आपने लिख ही दिया, क्योंकि बहुत सारा यूनिट कंबाइन किया हुआ है, और मोनोमर का नाम आप यहां से उठा लें तो टेट्रा फ्लोरो इथाइलिन। और शॉर्ट में स्टूडेंट इसी को कहा जाता है Teflon, which is a addition polymer, because it is formed from the unsaturated monomer. It is formed in the presence of peroxide, and no byproduct is formed in this case. So we can say that the polymer Teflon is an example of addition polymer. और ये सिर्फ एक ही टाइप के मोनोमर के मिलने से बना है, hence we can say that it is a homopolymer. अब स्टूडेंट इसके यूज के बारे में हम यहाँ देख लेते हैं, जो कि 2 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यूज है। इस मटेरियल का यूज हम लोग करते हैं फॉर मेकिंग ऑफ नॉन स्टिकिंग कुकिंग यूटेंसिल।
नॉन स्टिकिंग कुकिंग यूटेंसिल, मतलब हम ऐसे बर्तन, यूटेंसिल होता है बर्तन, हम ऐसे बर्तन इस मटेरियल की हेल्प से बनाते हैं जहां पर ऑयल और स्पाइसेस नहीं चिपकता है, मतलब इसमें तेल और मसाला नहीं चिपकता है। उस तरह के बर्तन यूटेंसिल को बनाने के लिए हम जिस मटेरियल का यूज करते हैं दैट मटेरियल इज टेफ्लॉन। एंड सेकेंड एग्जांपल इज इट इज यूज्ड एज द गैस्केट इन कुकर, इन प्रेशर कुकर। तो ये गैस्केट के रूप में यूज किया जाता है। मतलब आपने देखा होगा कि जो प्रेशर कुकर है उसका जो हैंडल होता है उसमें एक रबर होता है, तो वही रबर को कहते हैं गैस्केट, विच कंट्रोल द फॉर्मेशन ऑफ वेपर, जो वेपर के फॉर्मेशन को, जो गैस के फॉर्मेशन को कंट्रोल करता है, उसे जो गैस को कंटेन करके रखता है, गैस को कंटेन करके रखता है, स्टोर करके रखता है, उसे कहते हैं गैस्केट। तो दिस इज यूज्ड एज द गैस्केट इन द कुकर। सो दीज आर द यूजेस ऑफ द टेफ्लॉन, दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ द टेफ्लॉन एंड इट इज एन एडिशन पॉलीमर। क्यों होता है मैंने बता दिया, मोनोमर बता दिया, नेचर बता दिया और इनिशिएटर बता दिया, और किस तरीके से टेफ्लॉन बन रहा है ये मैंने आपको बता दिया। तो उम्मीद करता हूं टेफ्लॉन आपको समझ में आ गया। तो स्टूडेंट अब हम लोग सेकेंड एग्जांपल पॉलीहैलोअल्कीन का डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज पीवीसी। और पीवीसी का पूरा नाम है पॉलीविनाइल क्लोराइड। तो फिर से एक बार, ये एक एडिशन पॉलीमर है, और एडिशन पॉलीमर बोलते ही आप समझ गए होंगे कि अनसैचुरेटेड मोनोमर से सैचुरेटेड पॉलीमर का फॉर्मेशन होगा, पेरोक्साइड के प्रेजेंस में रिएक्शन होगा और कोई बाय प्रोडक्ट नहीं बनेगा। और इसके फॉर्मेशन को दिखाने में हम एक पाई बॉन्ड को डिसोसिएट करेंगे, दो नया सिग्मा बॉन्ड को बनाएंगे, एक सिग्मा बॉन्ड हेड वाले कार्बन पर और दूसरा सिग्मा बॉन्ड टेल वाले कार्बन पर। अगर मोनोमर के बारे में बात करेंगे तो पॉली के बाद जो नाम आ रहा है वही उसका मोनोमर होगा, पॉलीविनाइल क्लोराइड। सो द मोनोमर इज विनाइल क्लोराइड, मोनोमर इज विनाइल क्लोराइड। नेचर के बारे में बात करेंगे तो ये होमोपॉलीमर है, कहने का मतलब ये सिर्फ और सिर्फ एक ही टाइप के मोनोमर के मिलने से बनेगा। और इनिशिएटर के बारे में बात करें स्टूडेंट, तो इनिशिएटर यहाँ पर जो यूज होता है वो है पेरोक्साइड। अब विनाइल के बारे में तो हम लोग जानते ही हैं, विनाइल का स्ट्रक्चर क्या होता है। विनाइल का स्ट्रक्चर होता है आप दो कार्बन लें और डबल बॉन्ड से उसको अटैच कर दें, और कार्बन के वैलेंसी को पूरा करने के लिए आप यहाँ पे हाइड्रोजन अटैच कर दें। तो द डबल बॉन्डेड कार्बन इज नोन एज द विनाइलिक कार्बन, द डबल बॉन्डेड कार्बन इज नोन एज द विनाइलिक कार्बन। अब this group is known as the vinylic group. Why this group is known as the vinylic group? Because double bonded carbon is known as the vinylic carbon and double bonded carbon is known as the vinylic carbon. The sp2 carbon is known as the vinylic carbon. The sp2 carbon is known as the vinylic carbon. अब हम क्या करेंगे, किसी भी एक कार्बन से, चाहे वो हेड वाला कार्बन हो चाहे टेल वाला कार्बन हो, वहां से एक हाइड्रोजन को हटा देंगे तो फ्री वैलेंसी जनरेट हो जाएगा, और इस फ्री वैलेंसी में हम लोग यहाँ पर क्लोराइड को जोड़ देंगे, तो ये हो गया Cl। नाउ दिस मॉलिक्यूल इज नोन एज द विनाइल क्लोराइड, और इसका हमको N मॉलिक्यूल ले लेना है, पेरोक्साइड के फॉर्मेशन में रिएक्शन स्टार्ट करना है, और मतलब पॉलीमराइजेशन स्टार्ट करना है, मतलब मोनोमर से पॉलीमर का फॉर्मेशन करना है। और स्टूडेंट मैंने आपको ट्रिक बताया था कि भाई आप एक पाई बॉन्ड को डिसोसिएट करो और दो नया सिग्मा बॉन्ड बना दो, एक हेड वाले कार्बन पर और एक टेल वाले कार्बन पर। तो ये मैंने लिखा CH2, ये रहा CH, इससे बॉन्डेड है Cl, और यहाँ पर सिर्फ जब पाई बॉन्ड डिसोसिएट हो गया तो सिर्फ सिग्मा बॉन्ड बचा। तो जब पाई बॉन्ड को डिसोसिएट करने के बाद जो मुझे दो नया सिग्मा बॉन्ड को इनपुट करना है, वो एक सिग्मा बॉन्ड को मुझे हेड वाले कार्बन पर इनपुट करना है और एक सिग्मा बॉन्ड को मुझे टेल वाले कार्बन पर इनपुट करना है। और ऐसा यूनिट n टाइम रिपीटेड है, तो ये लिख दिया मैंने n टाइम। तो पॉलीमर का फॉर्मेशन हो गया, और इस पॉलीमर का अगर हमको नेमिंग करना है तो मैं कैसे नेमिंग करूंगा, तो पहले आप लिख दो पॉली और उसके बाद जो मोनोमर का नाम है उस मोनोमर के नाम को लिख दो, तो नाम है विनाइल क्लोराइड, तो हमने लिख दिया इसका विनाइल क्लोराइड, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग पीवीसी भी कहते हैं। अब चलो चेक करो, क्या ये अनसैचुरेटेड है? हाँ जी, डबल बॉन्ड है तो अनसैचुरेटेड है, सिंगल बॉन्ड है तो सैचुरेटेड है। अनसैचुरेटेड से सैचुरेटेड बन रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड। सो एडिशन पॉलीमर का एग्जांपल है। इसके मोनोमर क्या है? विनाइल क्लोराइड है। एक ही टाइप का मोनोमर के मिलने से ये जो पॉलीमर बना आपका पीवीसी, वो एक ही टाइप के मोनोमर के मिलने से बना है, इसीलिए होमोपॉलीमर है। कोई बाई प्रोडक्ट नहीं बन रहा है, इसीलिए एडिशन पॉलीमर है। अनसैचुरेटेड से सैचुरेटेड बन रहा है, इसीलिए एडिशन पॉलीमर है। एक पाई बॉन्ड को डिसोसिएट करके आपने दो नया सिग्मा बॉन्ड बनाया है, इसीलिए एडिशन पॉलीमर है। एक ही टाइप के मोनोमर के मिलने से बना है, होमोपॉलीमर है। पेरोक्साइड के प्रेजेंस में हो रहा है, इसीलिए एडिशन पॉलीमर है। अब स्टूडेंट आप देख सकते हैं कि आखिर इस दोनों एग्जांपल को पॉलीहैलोअल्कीन में क्यों रखा गया।
क्योंकि यहाँ पर हेलोजन प्रेजेंट है, क्लोरीन, इसीलिए इसके लिए हेलो बोला गया। हाइड्रोकार्बन है, अल्क बोला गया। डबल बॉन्ड है, इसीलिए इन बोला गया। और ऐसे बहुत सारे मोनोमर आपस में कंबाइन करके पॉलीमर बने हैं, इसीलिए वैसे पॉलीमर जिसके मोनोमर हेलो अल्कीन होंगे, हेलो मीन्स क्लोरीन और अल्क मीन्स हाइड्रोकार्बन, इन मीन्स डबल बॉन्ड, वैसे पॉलीमर जिसके मोनोमर हेलो अल्कीन होंगे उसे हम क्लासिफाई करेंगे इन द कैटेगरी ऑफ पॉलीहेलोअल्कीन। और जहां तक इसके यूज के बारे में बात आया तो इसको यूज करते हैं इन मेकिंग ऑफ रेनकोट जो आप रेनी सीजन में यूज करते हैं, इन मेकिंग ऑफ हैंडबैग्स जो लेडीज वगैरह, विमेन वगैरह, गर्ल्स वगैरह यूज करती हैं हैंडबैग। और सबसे इंपॉर्टेंट इसका यूज है, इट इज यूज फॉर द इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन, मतलब जो आपके घर में वायर है, इलेक्ट्रिकल वायर है, उस इलेक्ट्रिकल वायर को कवर करने के लिए जो रेड, येलो, ब्लू, ग्रीन जो कवर होता है उसे हम लोग पीवीसी कहते हैं, या पीवीसी मटेरियल का बना हुआ होता है। स्टूडेंट्स, अब हम लोग एडिशन पॉलीमर का थर्ड क्लास डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज पॉलीडाइंस। और इस पॉलीडाइंस में जितने भी एग्जांपल्स होंगे वो सारे के सारे एग्जांपल्स आपके सिंथेटिक रबर होंगे। और सिंथेटिक रबर कहने का मतलब द नेम इंडिकेट सिंथेटिक, विच मीन्स all those rubber which are made or synthesized by human beings in the laboratory। और सिंथेटिक रबर जो हमारे इन्वायरमेंट में, नेचर में हम लोग के लिए अवेलेबल है वो क्या है, नियोप्रीन, ब्यूना एस और ब्यूना एन। ब्यूना एस मैंने आपको डिस्कस कर दिया था प्रीवियस लेक्चर में, आज मैं नियोप्रीन और ब्यूना एन डिस्कस करूंगा। अच्छा, कौन कौन सा पॉइंट डिस्कस करूंगा मैं नियोप्रीन के बारे में, उसके मोनोमर क्या है, नेचर क्या है, इनिशिएटर क्या है, वो कैसे बनेगा, फॉर्मेशन को डिस्कस करूंगा और फाइनली मैं इसके यूज को डिस्कस करूंगा। तो नियोप्रीन एक सिंथेटिक रबर है जिसको बनाने के लिए मोनोमर जो हम लोग यूज करते हैं वो मोनोमर है आपका क्लोरोप्रीन, एंड क्लोरोप्रीन इज द कॉमन नेम। सो व्हाट इज द यूपैक नेम ऑफ द क्लोरोप्रीन? द यूपैक नेम इज 2-क्लोरो, आप इसको एक साथ लिखेंगे, मेरे पास स्पेस नहीं इसलिए मैं नीचे लिख रहा हूं, 2-क्लोरो ब्यूटा 1,3-डाइन। आप नेम को बिना किसी गैपिंग के लिखेंगे, मेरे पास स्पेस नहीं था इसलिए मैंने नीचे लिख दिया, आप एक साथ कंटिन्यूअस लिखेंगे। 2-क्लोरो-ब्यूटा 1,3-डाइन इज द यूपैक नेम, व्हाइल द कॉमन नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज द क्लोरोप्रीन, एंड दिस क्लोरोप्रीन इज द मोनोमर ऑफ दिस पॉलीमर नियोप्रीन। नेचर क्या है इस पॉलीमर का? होमोपॉलीमर है। होमोपॉलीमर कहने का मतलब ये सिर्फ और सिर्फ एक ही टाइप के मोनोमर के मिलने से बनेगा। आप देख भी सकते हैं कि मैंने सिर्फ एक ही मोनोमर लिया है, तो एक ही टाइप का मोनोमर लिया है, एक मोनोमर नहीं बोलना है क्योंकि 100 यूनिट ऐसा कंबाइन करेगा, मिनिमम 100 से ज्यादा या 100 यूनिट ऐसा कंबाइन करेगा। तो एक ही टाइप का मोनोमर लिया है इस पॉलीमर को बनाने में, इसीलिए मैंने कहा कि जो पॉलीमर है होमोपॉलीमर है। और इनिशिएटर जो हम यहाँ यूज करेंगे वो कोई पेरोक्साइड होगा, डिफरेंट टाइप ऑफ पेरोक्साइड, लाइक जिससे एसिटाइल पेरोक्साइड, बेंजोइल पेरोक्साइड और एनी सॉर्ट ऑफ ऑर्गेनिक पेरोक्साइड। फॉर्मेशन के लिए क्या करेंगे? तो आइए पहले हम लोग मोनोमर को लिखते हैं और मोनोमर को बनाने के लिए इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो इस नाम में सबसे पहले आपको रूट वर्ड ढूंढना होगा, और जो रूट वर्ड होगा वो लिखा हुआ जो है वो है ब्यूट, एंड द ब्यूट इंडिकेट 4 कार्बन। तो ये मैंने 4 कार्बन अरेंज कर दिया, 4 कार्बन का स्केलेटन बना दिया, एंड दैट कार्बन कंटेन सिंगल बॉन्ड। अब क्या कह रहा है कि फर्स्ट कार्बन और थर्ड कार्बन पे आपको 2 डबल बॉन्ड बना देना है। फर्स्ट कार्बन थर्ड कार्बन पे डाई मीन्स 2 एंड ई मीन्स डबल बॉन्ड, मतलब 2 डबल बॉन्ड को बनाना है, एक फर्स्ट वाले कार्बन पर, थर्ड वाले कार्बन पर। तो ये रहा फर्स्ट वाला कार्बन, मैंने डबल बॉन्ड बना दिया, ये रहा थर्ड वाला कार्बन, यहाँ डबल बॉन्ड बना दिया। तो ये हो गया मेरा ब्यूटा 1,3-डाइन, और कहता है सेकंड वाले पर आपको क्लोरो लगा देना है, तो ये मैंने लगा दिया सेकंड वाले पर क्लोरो। अब कार्बन की वैलेंसी को पूरा करने के लिए आप हाइड्रोजन को ऐड कर दीजिए। तो इस कार्बन का 2 वैलेंसी दिख रहा है, 2 नहीं दिख रहा है, इसका मतलब 2 हाइड्रोजन यहाँ अटैच करना होगा। इस कार्बन का देखिए चारों वैलेंसी सेटिस्फाइड है, 2 लेफ्ट में, एक डाउन में और एक आपका बॉटम में दिख रहा है, 2 लेफ्ट में, एक बॉटम में और एक राइट में, चारों वैलेंसी सेटिस्फाइड है। इस कार्बन का देखेंगे वैलेंसी, तो एक लेफ्ट में दिख रहा है, 2 राइट में दिख रहा है, एक अनसेटिस्फाइड है, एक हाइड्रोजन को ऐड कर दीजिए। इस कार्बन का देखिए 2 वैलेंसी आपको लेफ्ट में दिख रहा है, तो जो 2 वैलेंसी अनसेटिस्फाइड है उसको राइट में जोड़ दीजिए, और इसको आप एंटाइन ले लीजिए। पेरोक्साइड के प्रेजेंस में आप इसका पॉलीमराइजेशन शुरू कर दीजिए, मतलब मोनोमर को कंबाइन करना शुरू कर दीजिए। क्यों भाई? पॉलीमर बनाने के लिए।
अब स्टूडेंट्स अगर आपको याद होगा, थोड़ा सा आपको ध्यान देना है आपको, अगर आपको याद होगा तो मैंने बताया था कि एडिशन पॉलीमर बनता है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से। तो पहले हम लोग फ्री रेडिकल बनाएंगे और फ्री रेडिकल बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, होमोलाइटिकली बॉन्ड को तोड़ेंगे। किस बॉन्ड को डिसोसिएट करेंगे, जो वीक बॉन्ड होगा। और सिग्मा और पाई बॉन्ड में वीक बॉन्ड कौन सा होता है, पाई बॉन्ड होता है। तो चलिए हम पाई बॉन्ड को डिसोसिएट करते हैं होमोलाइटिकली। तो अगर हम एक पाई बॉन्ड यहां डिसोसिएट किए, 2 इलेक्ट्रॉन आया, इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो ये दिए लेफ्ट वाले को, ये दिए राइट वाले को। फिर यहां से पाई बॉन्ड डिसोसिएट किए, तो ये अब 2 इलेक्ट्रॉन आया, एक इस वाले कार्बन पे इंडिकेट कर दिए और ये इस वाले कार्बन पे इंडिकेट कर दिए। चलिए बनाते हैं। अच्छा, ऐसा मॉलिक्यूल लेफ्ट में भी बहुत सारा होगा, ऐसा मॉलिक्यूल राइट में बहुत सारा होगा। तो ये लेफ्ट वाला, जो सबसे लेफ्ट वाला कार्बन है, वो अपने आगे वाले कार्बन से इस फ्री रेडिकल से कंबाइन कर जाएगा। तो ये मैंने बॉन्ड से दिखा दिया, जो अपने आगे वाले कार्बन के इलेक्ट्रॉन से कंबाइन करके बॉन्ड बना लिया भाई। तो ये फ्री रेडिकल और ये फ्री रेडिकल मिलकर ये बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लिया। अब यहाँ क्या लिखा हुआ है, CH2। फिर आप आगे बढ़े, सिंगल बॉन्ड, ये रहा कार्बन, ये रहा आपका नीचे में लिखा हुआ बॉटम पोर्शन में क्लोरीन। फिर चले आप यहाँ पर, ये सिग्मा बॉन्ड, ये रहा आपका CH। अब ये फ्री रेडिकल और ये फ्री रेडिकल आपस में कंबाइन करके फिर से एक बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेगा। ये हो गया CH के बाद। आप आगे चलें, ये रहा सिंगल बॉन्ड और फिर देखें CH2। तो इसके आगे भी तो बहुत सारे ऐसे यूनिट हैं, तो वो अपने आगे वाले कार्बन से फ्री रेडिकल से कंबाइन कर, ये फ्री रेडिकल कंबाइन करके ये बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेगा। और आप इसको n टाइम यहाँ पे रिपीट कर दें, तो ये जो स्ट्रक्चर था इसका नाम था आपका क्लोरोप्रीन। और ये जो बना आपका पॉलीक्लोरोप्रीन। और इसी स्टूडेंट पॉलीक्लोरोप्रीन को हम लोग कहते हैं नियोप्रीन। एंड दिस नियोप्रीन is used as a synthetic rubber। तो आप देख सकते हैं, मैं फिर से जैसा था इसका स्ट्रक्चर वैसा का वैसा बना देता हूं। अनसैचुरेटेड से सैचुरेटेड बनाया गया, इसीलिए कहते हैं नियोप्रीन इज एन एडिशन पॉलीमर। परऑक्साइड के प्रेजेंस में हो रहा है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से बन रहा है, इसीलिए एडिशन पॉलीमर। कोई बाई प्रोडक्ट नहीं बन रहा है, इसीलिए एडिशन पॉलीमर। सिर्फ एक ही टाइप का मोनोमर मैंने यूज किया है, इसीलिए मैंने कहा होमो पॉलीमर। और अब आते हैं इसका यूज में। तो इसको यूज करते हैं इन द कन्वेयर बेल्ट। कन्वेयर बेल्ट क्या होता है स्टूडेंट, आप सुन लीजिए। इंडस्ट्रीज वगैरह में, कारखाना वगैरह में आपने देखा होगा एक बेल्ट होता है जिससे ऑब्जेक्ट धीरे धीरे स्लाइड करते हुए आगे की तरफ चला जाता है। वो बहुत सारे इंडस्ट्रीज में होता है, चाहे वो मिल्क का प्रोडक्शन कर रहा है, क्रीम का प्रोडक्शन कर रहा है, बिस्किट का प्रोडक्शन कर रहा है, चॉकलेट का प्रोडक्शन कर रहा है, किसी लेदर गुड का प्रोडक्शन कर रहा है। तो आप देखे होंगे एक स्लाइड करने वाला बेल्ट होता है जो ऑब्जेक्ट को धीरे धीरे आगे की तरफ पुश करते जाता है। इससे फायदा क्या होता है, टाइम बचता है, एनर्जी बचता है, ह्यूमन एफर्ट्स बच रहा है। तो वो बेल्ट हमारे लिए बहुत हेल्पफुल होता है। तो वही है आपका कन्वेयर बेल्ट। कन्वेयर बेल्ट के अलावा जो आपके नियोप्रीन है, सिंथेटिक रबर है, इसका यूज हम लोग करते हैं होजेस वगैरह बनाने में, मोटे मोटे रबर के या प्लास्टिक के पाइप बनाने में। मोटे मोटे रबर और प्लास्टिक के पाइप बनाने में जो मटेरियल यूज होता है उसे हम कहते हैं, उसी को कहते हैं हम लोग होजेस। और साथ ही साथ इसको हम लोग यूज करते हैं स्टॉपर। जो स्टॉपर आप दरवाजा वगैरह में, डोर वगैरह में जो बॉटम साइड में देखते हैं स्टॉपर, तो वो स्टॉपर लगा हुआ रहता है, वो इसी मटेरियल का बना हुआ होता है, नियोप्रीन का। रबर और प्लास्टिक के मोटे मोटे पाइप को होजेस कहते हैं। और इंडस्ट्रीज वगैरह में, कारखाना वगैरह में जो ऑब्जेक्ट को एक जगह से दूसरे जगह तक शिफ्ट करके ले जाता है, तो उसे हम कहते हैं कन्वेयर बेल्ट। तो ये हो गया यूज, ये हो गया फॉर्मेशन, इनिशिएटर, नेचर, मोनोमर और किस तरह का पॉलीमर। ये करने के बाद स्टूडेंट्स अब आता है ब्यूना एस रबर, जो मैंने पिछले क्लास में डिस्कस कर दिया था। अब हम लोग आते हैं लास्ट वाले पोर्शन पे, दैट इज ब्यूना एन। ब्यूना एन एक एडिशन पॉलीमर है। पॉइंट नंबर 2, इसके जो मोनोमर होते हैं वो है ब्यूटा 1,3-डाइन एंड अक्राइलोनाइट्राइल। अब आप इसके नाम पे गौर करें, ये जो BU वर्ड जो आपका लिखा हुआ है स्टार्टिंग में, ये BU वर्ड इंडिकेट करता है ब्यूटा 1,3-डाइन को। और ये जो लास्ट में M लिखा हुआ है, ये M लिखा हुआ है, ये M इंडिकेट करता है अक्राइलोनाइट्राइल को। इस और जो यहाँ पर कैटलिस्ट यूज होता है, वो कैटलिस्ट है आपका सोडियम। इसीलिए ब्यूटा 1,3-डाइन, अक्राइलोनाइट्राइल और सोडियम तीनों को मिला के एक साथ इसका नाम दे दिया गया है ब्यूना एन रबर। इसका शॉर्ट फॉर्म बनाया गया है। नाइट्राइल के लिए सिंबल दे दिया गया N, ब्यूटाडाइन के लिए सिंबल दे दिया गया B, और ये सिंथेटिक रबर है तो रबर के लिए लिख दिया गया R। So the other name of buta 1,3-diene and acrylonitrile polymer is Buna N polymer is NBr। अब एडिशन पॉलीमर है, मोनोमर इसके ये रहे दोनों,
अब दो अलग टाइप के मोनोमर हैं, इसीलिए हम लोग कह दिए कि ये कोपॉलीमर है। और इनिशिएटर हम लोग यहाँ पर यूज कर रहे हैं सोडियम, जो कि कैटलिस्ट की तरह काम कर रहा है। तो आइए इसके फॉर्मेशन को देखते हैं। सबसे पहले हमने ब्यूटा 1,3 डाइन बनाया। इसमें रूट वर्ड क्या है? ब्यूट। तो हमने क्या किया? 4 कार्बन ले लिया। हमने यहाँ पर शुरू में 4 कार्बन ले लिया, ये रहा आपका 4 कार्बन। और ये चारों कार्बन को हम लोग सिंगल बॉन्ड से, सिग्मा बॉन्ड से जोड़ दिए। तो कार्बन का रफ स्केलेटन हम लोग तैयार कर लिए। फर्स्ट वाले कार्बन और थर्ड वाले कार्बन पर हम लोग डबल बॉन्ड इंडिकेट कर देंगे। ये डबल बॉन्ड हम लोग इंडिकेट कर दिए। और कार्बन के वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए हम लोग यहाँ पर हाइड्रोजन को अटैच कर देंगे, हाइड्रोजन को अटैच कर देंगे इसमें। और क्या करेंगे? इसका एन मॉलिक्यूल ले लेंगे, एन मॉलिक्यूल। अगला क्या है आपका? अक्राइलोनाइट्राइल। अक्राइलोनाइट्राइल कैसे बनाएंगे? पहले हम लोग विनाइलिक ग्रुप लिखेंगे। विनाइलिक ग्रुप क्या होता है? 2 कार्बन, 1 डबल बॉन्ड और 1 फ्री वैलेंसी। फ्री वैलेंसी किसी भी कार्बन को, चलो मैं ये लेफ्ट वाले कार्बन को देता हूँ फ्री वैलेंसी। 2 कार्बन, 1 डबल बॉन्ड और 1 फ्री वैलेंसी, इसी को कहते हैं हम लोग विनाइलिक ग्रुप। कार्बन के वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए आप हाइड्रोजन को जोड़ो। 2 वैलेंसी दिख रहा है, 2 नहीं दिख रहा है तो 2 हाइड्रोजन को अटैच कर दो। इस कार्बन का 3 वैलेंसी आपको दिख रहा है तो 1 ही हाइड्रोजन को यहाँ अटैच कर दो। और इसका आप क्या करो? एन मॉलिक्यूल ले लो। और इस फ्री वैलेंसी में आप साइनाइड को जोड़ दो। मैंने साइनाइड को क्यों जोड़ा? क्योंकि स्टूडेंट अगर आप इसके नाम पे गौर करेंगे तो नाम के लास्ट वाले पोर्शन में, सफिक्स वाले पोर्शन में नाइट्राइल लिखा हुआ है। एंड द नाइट्राइल सफिक्स इज यूज्ड फॉर द साइनाइड फंक्शनल ग्रुप। इसीलिए जो यहाँ पर फ्री वैलेंसी था उसमें मैंने साइनाइड जोड़ दिया। अब इसका नाम एक बार लिख दो आप यहाँ पे, ब्यूटा 1,3 डाइन। और इसका भी आप नाम लिख दो, इसका नाम हो गया आपका अक्राइलोनाइट्राइल। विनाइल साइनाइड भी कर सकते हो। अब मैंने क्या किया? इसको सोडियम कैटलिस्ट के प्रेजेंस में इसका पॉलीमराइजेशन करवाना शुरू किया। तो आइए स्टूडेंट देखते हैं। आपको ये बात पता होगा कि एडिशन पॉलीमर जो है वो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से बनता है। तो पहले हम इन दोनों मोनोमर को फ्री रेडिकल के फॉर्म में डिसोसिएट करेंगे। और फ्री रेडिकल कैसे बनता है? बाय द होमोलैटिक फ्यूजन। होमोलैटिक फ्यूजन क्या होता है? वीक बॉन्ड को डिसोसिएट करो। उसी बॉन्ड को डिसोसिएट करना हम प्रीफर करते हैं जो वीक बॉन्ड होता है, क्योंकि एनर्जी कम लगेगा, रिएक्शन का स्पीड ज्यादा रहेगा और बनने वाले प्रोडक्ट का अमाउंट परसेंटेज ज्यादा रहेगा। तो पाई बॉन्ड वीक बॉन्ड है, उसी बॉन्ड को डिसोसिएट करेंगे। लेकिन उस पाई बॉन्ड को डिसोसिएट करने के बाद जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन आएंगे उसको हम लोग इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। इसी को तो हम लोग होमोलैटिक फ्यूजन कहते हैं। आइए डिसोसिएट करते हैं पाई बॉन्ड को। एक पाई बॉन्ड को डिसोसिएट किया, 2 इलेक्ट्रॉन आया, एक लेफ्ट वाले को दिया, एक राइट वाले को दिया। इस पाई बॉन्ड को डिसोसिएट किया, एक लेफ्ट वाले कार्बन को, राइट वाले कार्बन को। इस पाई बॉन्ड को डिसोसिएट किया, एक लेफ्ट वाले कार्बन को, राइट वाले कार्बन को। हमने फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन कर दिया। अब स्टूडेंट आपको याद रखना है कि ब्यूटा 1,3 डाइन के बाद अक्राइलोनाइट्राइल है, तो उसके बाद फिर ब्यूटा डाइन है, फिर उसके बाद अक्राइलोनाइट्राइल, मतलब अल्टरनेट मैनर में आपका ये अरेंज है। तो देखो ये अपने आगे वाले मॉलिक्यूल के कार्बन के फ्री रेडिकल के साथ जुड़ेगा। तो यहाँ पर मैं नीचे दिखा रहा हूं, यहाँ पर एक बॉन्ड का फॉर्मेशन किया, बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लिया। फिर क्या लिखा हुआ है? CH2। फिर क्या है आपका? सिंगल बॉन्ड। फिर क्या है आपका? CH। फिर क्या है आपका? सिंगल बॉन्ड। फिर क्या है आपका? CH। और ये फ्री रेडिकल और ये फ्री रेडिकल कंबाइन करके यहाँ पर बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लिया। अब यहाँ पर आप देखिए, ये रहा आपका सिंगल बॉन्ड, ये रहा आपका CH2। अब ये फ्री रेडिकल आपस में कंबाइन करके फिर एक बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लिए। ये रहा CH, ये रहा आपका CN, फिर ये रहा आपका सिग्मा बॉन्ड, ये रहा आपका CH2। और अपने आगे वाले जो ब्यूटा 1,3 डाइन मॉलिक्यूल है उसके कार्बन के साथ ये फ्री रेडिकल और ये फ्री रेडिकल आपस में कंबाइन करके ये फिर से आगे बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेंगे। और इस यूनिट को आप n टाइम रिपीट कर दो तो पॉलीमर बन जाएगा। पॉलीमर बन जाएगा तो इसे हम कह रहे हैं ब्यूना एन रबर, या शॉर्ट फॉर्म में कहेंगे NBR। अब स्टूडेंट कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पे आप गौर करें। तो स्ट्रक्चर जैसा था शुरू में मैं वैसा ही बना देता हूं, आप ध्यान देना। चलो अब ध्यान दो आप यहाँ पे। ये जो मैंने लिया मोनोमर वो अनसैचुरेटेड है, और पॉलीमर जो मैंने बनाया वो उसमें डबल बॉन्ड है, मतलब वो भी अनसैचुरेटेड है। तो यहाँ तो अनसैचुरेटेड से अनसैचुरेटेड बन गया, तो फिर आप एडिशन कैसे कह रहे हैं? तो स्टूडेंट सिर्फ यही एक कंडीशन एडिशन पॉलीमर का नहीं था, यहां पर आपने इनिशिएटर लिया, बिना कोई बाई प्रोडक्ट नहीं बना। तो कोई बाई प्रोडक्ट नहीं बन रहा है, इनिशिएटर के प्रेजेंस में हो रहा है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से हो रहा है, इसीलिए इस पॉलीमर को हमने एडिशन पॉलीमर कहा। 2 अलग अलग टाइप का मोनोमर लिया गया है, इसीलिए हमने इसे कोपॉलीमर कहा। और जहां तक स्टूडेंट यूज की बात है तो मैं थोड़ा यूज मैं यहां पर लिख रहा हूं, आप ध्यान देना। ये ऐसा रबर है जो पेट्रोल और डीजल जैसे ऑयल के साथ रिएक्ट नहीं करता है। तो पेट्रोल और डीजल को कैरी करने के लिए, ले जाने के लिए जो टैंक हम लोग बनाते हैं, टैंकर बनाते हैं,
ऑयल सील बनाते हैं, जो टैंकर बनाते हैं, वो इसी मटेरियल का बना हुआ होता है। साथ ही साथ इसका यूज हम लोग कन्वेयर बेल्ट बनाने में करते हैं। और अभी अभी मैंने आपको कन्वेयर बेल्ट के बारे में बताया था, ये एक ऐसा मेटल का बेल्ट जिससे जो इंडस्ट्रीज वगैरह में यूज किया जाता है ऑब्जेक्ट को एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक ले जाने के लिए। सो दीज आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट अबाउट द ब्यूना एंड रबर। और एक पॉइंट और स्टूडेंट, आखिर मैंने इसे पॉलीडाइंस में क्यों क्लासिफाई किया, इसीलिए क्योंकि आप देख सकते हैं डबल बॉन्ड एक से ज्यादा टाइम्स है, 2 बार है, तो डाइंस मतलब इस पॉलीमर को बनाने में आप जो मोनोमर लेंगे उस मोनोमर में 2 बार डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा। इसीलिए कहा गया है सच टाइप ऑफ मोनोमर, सच टाइप ऑफ पॉलीमर, इन सच टाइप ऑफ पॉलीमर जिनके मोनोमर्स में 2 बार डबल बॉन्ड प्रेजेंट होंगे आर नोन एज द पॉलीडाइंस। नाउ वी विल स्टडी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द ब्यूना एस रबर एंड स्टूडेंट्स, ब्यूना एस रबर और ब्यूना एन रबर को स्टडी करने के बाद अब हम लोग इस कंडीशन पे पहुंच गए हैं कि हम इन दोनों रबर को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। सो नाउ विल स्टडी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द ब्यूना एस रबर एंड द ब्यूना एन रबर। तो पहला पॉइंट है कि ब्यूना एस रबर को हम लोग एसबीआर भी कहते हैं, एसबीआर भी कहते हैं, स्टाइरीन ब्यूटाडाइन रबर, स्टाइरीन ब्यूटाडाइन रबर। और ब्यूना एन रबर को हम लोग एनबीआर कहते हैं, दैट इज नाइट्राइल ब्यूटाडाइन रबर। सेकेंड पॉइंट, ये कोपॉलीमर है, मतलब 2 डिफरेंट टाइप के मोनोमर के मिलने से बनता है। कोपॉलीमर ऑफ ब्यूटा 1,3 डाइन एंड स्टाइरीन। और स्टाइरीन क्या होता है, जब विनाइल ग्रुप में फ्री वैलेंसी के साथ फिनाइल ग्रुप को अटैच कर दो तो स्टाइरीन हो जाएगा। और ये कोपॉलीमर है आपका ब्यूटा 1,3 डाइन एंड अक्राइलोनाइट्राइल। और अक्राइलोनाइट्राइल क्या होता है, जब विनाइलिक ग्रुप में जो फ्री वैलेंसी प्रेजेंट है उस पर आप साइनाइड को जोड़ दो। पॉइंट नंबर 3, इसके फॉर्मेशन को दिखा देना। तो आइए हम जल्दी से ब्यूटा 1,3 डाइन को बना लेते हैं। उसके एन मॉलिक्यूल को लेकर 1, 2, 3, 4 और फर्स्ट और थर्ड कार्बन पे डबल बॉन्ड, ठीक है। तो ये और आपका इसमें जो बचा हुआ कार्बन का वैलेंसी है उसको हाइड्रोजन जोड़ के आप सेटिस्फाई कर दो, हाइड्रोजन जोड़ सेटिस्फाई कर दो। तो ये बन गया ब्यूटा 1,3 डाइन। स्टाइरीन के लिए क्या करो, पहले विनाइलिक ग्रुप लिखो। कैसे लिखोगे, 2 कार्बन, 1 डबल बॉन्ड और 1 फ्री वैलेंसी। और फ्री वैलेंसी पे क्या जोड़ना है, अगर फिनाइल जोड़ोगे तो स्टाइरीन बन जाएगा, अगर साइनाइड जोड़ोगे तो नाइट्राइल बन जाएगा। मुझे बनाना स्टाइरीन है तो मैंने यहाँ पर फिनाइल को जोड़ दिया। कार्बन के वैलेंसी को पूरा करने के लिए आप हाइड्रोजन को जोड़ लें, हो गया। इसका एन मॉलिक्यूल ले लें और सोडियम कैटलिस्ट के, एन जो इंडिकेट कर रहा है, सोडियम कैटलिस्ट के प्रेजेंस में इसके फॉर्मेशन को दिखा दें फ्री रेडिकल से बनाते हुए। जो मैंने पहले भी आपको बनाया था, पाई बॉन्ड को डिसोसिएट किया तो फ्री रेडिकल बना, पाई बॉन्ड को डिसोसिएट किया फ्री रेडिकल बना, पाई बॉन्ड को डिसोसिएट किया तो फ्री रेडिकल बना। ये कार्बन अपने आगे वाले कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड बना लेगा, सिंगल बॉन्ड CH2, फिर ये वाला सिंगल बॉन्ड, फिर ये CH, फिर यहाँ बॉन्डेड CH और ये फिर रेडिकल कंबाइन करके बना लेगा यहाँ पाई बॉन्ड, फिर यहाँ स्टूडेंट आपका सिंगल बॉन्ड, फिर ये आपका CH2, फिर ये फ्री रेडिकल और ये फ्री रेडिकल आपस में मिलकर बॉन्ड बनाया, ये CH, यहाँ ये रहा आपका फिनाइल नीचे में जुड़ा हुआ और ये रहा CH2, ये अपने आगे वाले कार्बन के साथ जो मॉलिक्यूल होंगे उसके कार्बन के साथ मिलकर सिंगल बॉन्ड बना लेगा। और ये रहा आपका यहाँ पर एन टाइम। इस रबर का क्या नाम हो गया, इसी रबर का नाम है आपका ब्यूना एस रबर। अब आइए स्टूडेंट, अच्छा जैसा था उसको मैं उसी फॉर्म में यहाँ पर इंडिकेट कर देता हूँ, जैसा था। तो ये रहा इसका फॉर्मेशन। और अब आ जाइए, फिर आप क्या करेंगे, यहाँ पर ब्यूटा 1,3 डाइन बनाएंगे। तो ये लिया मैंने ब्यूटा 1,3 डाइन, ये लिया मैंने ब्यूटा 1,3 डाइन। स्टूडेंट अब तो आपको समझ में आ गया होगा ब्यूटा 1,3 डाइन। इसका एन मॉलिक्यूल आप ले लो। उसके बाद नाइट्राइल बनाओ। कैसे बनाओगे, पहले विनाइलिक ग्रुप लिखोगे। वो कैसे लिखोगे, 2 कार्बन, 1 डबल बॉन्ड और 1 फ्री वैलेंसी। इस फ्री वैलेंसी में अगर तुम फिनाइल जोड़ते तो क्या बनता, स्टाइरीन। लेकिन हमें बनाना क्या है, नाइट्राइल। तो क्या जोड़ोगे, साइनाइड। कार्बन के वैलेंसी को पूरा करने के लिए क्या अटैच कर दोगे, हाइड्रोजन। कितना मॉलिक्यूल लोगे, एन का वैल्यू क्या होगा, 100 और मोर देन 100। कैटलिस्ट का यूज करोगे, सोडियम कैटलिस्ट। हाँ जी। फिर कैसे बनाओगे एडिशन पॉलीमर, तो कैसे बनाओगे, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से। फिर फ्री रेडिकल कैसे क्रिएट करोगे, होमोलैटिक फ्यूजन से। वो क्या होता है, पाई बॉन्ड को डिसोसिएट करके, मतलब पी बॉन्ड को डिसोसिएट करके इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये एक पाई बॉन्ड को डिसोसिएट किए 2 इलेक्ट्रॉन आए, फिर एक पाई बॉन्ड को डिसोसिएट किए 2 इलेक्ट्रॉन आए, एक पाई बॉन्ड को डिसोसिएट किए 2 इलेक्ट्रॉन आ गया। कंबाइन कर दो भाई, ये वाले अपने आगे वाले कार्बन के जो फ्री रेडिकल है उससे कंबाइन करेगा, बॉन्ड बनाया। ये देखिए आप देखते जाओ यहाँ पर, ये रहा CH2, ये सिंगल बॉन्ड, ये CH, ये फ्री रेडिकल और ये फ्री रेडिकल कंबाइन करके बॉन्ड बना लिया। पहले से एक बॉन्ड से आप बना दो उसको। ये रहा CH, ये आपका सिंगल बॉन्ड, ये CH2, अब ये फ्री रेडिकल आपस में कंबाइन करके बॉन्ड बनाया। CH के साथ क्या जुड़ा हुआ है, साइनाइड, फिर ये रहा सिंगल बॉन्ड, ये रहा CH2, ये अपने आगे वाले कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड बना लेगा, फ्री रेडिकल सिंगल बॉन्ड बना लेगा। जैसा था मैं वैसा बना देता हूँ।
ये रहा, ऐसे बन गया। तो ये क्या बना आपका, ये बना आपका ब्यूना एन रबर, और ये क्या बना आपका ब्यूना एस रबर। पहला डिफरेंस क्या था, इसका नाम। दूसरा डिफरेंस क्या था, कोपॉलीमर, ब्यूटा 1,3-डाइईन एंड स्टाइरीन। इसका कोपॉलीमर क्या था, ब्यूटा 1,3-डाइईन एंड एक्राइल। थर्ड क्या था, इसका फॉर्मेशन, दोनों का फॉर्मेशन। और फोर्थ है स्टूडेंट इसका यूज। तो ब्यूना एस रबर को हम लोग यूज करते हैं फॉर मेकिंग ऑफ ऑटोमोबाइल टायर्स, बेल्ट्स वगैरह बनाने में यूज करते हैं। ऑटोमोबाइल टायर, बेल्ट्स, रबर सोल, जो शूज में आपके, सैंडल में आपके सोल होते हैं, वो रबर के जो बने हुए होते हैं वो इसी रबर के होते हैं, ब्यूना एस। और आपको इसके बारे में बताया कि ये जो रबर होते हैं वो पेट्रोल डीजल के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं। तो जो टैंकर हम लोग बनाते हैं ऑयल और पेट्रोल को ले जाने के लिए, वो इसी मटेरियल का बना हुआ होता है। ऑयल सील, कन्वेयर बेल्ट की तरह यूज करते हैं। तो सर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये दोनों रबर बहुत इंपॉर्टेंट था, जो कि मैंने आपको डिस्कस कर दिया। डिफरेंस बिटवीन द ब्यूना एस रबर। स्टूडेंट्स, अब हम लोग एडिशन पॉलीमर का फोर्थ क्लास डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज पॉलीअक्राइलेट्स। और इस पॉलीमर्स में जो दो एग्जांपल हम लोग को पढ़ना है वो है पैन और पम्मा। तो पैन क्या है, आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे पैन का स्टूडेंट पूरा नाम है आपका पॉलीअक्राइलोनाइट्राइल। और अभी मैंने आपको अक्राइलोनाइट्राइल बना के बताया था, पॉलीअक्राइलोनाइट्राइल। लेकिन इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पहले आप देख लें। इट इज एन एडिशन पॉलीमर। क्यों बोला एडिशन पॉलीमर, क्योंकि ये अनसैचुरेटेड मोनोमर से मिलकर बनाएगा सैचुरेटेड पॉलीमर। इनिशिएटर के प्रेजेंस में होगा और कोई बाई प्रोडक्ट नहीं बनेगा, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से बनेगा। पॉइंट नंबर 2, नेचर के बारे में बात करेंगे तो ये होमोपॉलीमर है। इसका मतलब क्या होगा, ये सिर्फ एक ही तरह के मोनोमर के मिलने से बना हुआ है। इनिशिएटर यहां अगर बात करेंगे तो क्या होगा, कोई पेरोक्साइड ही होगा। और अगर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर इसके मोनोमर के बारे में बात करेंगे तो मोनोमर क्या होगा, इसका मोनोमर होगा आपका अक्राइलोनाइट्राइल। तो चलिए इसके फॉर्मेशन को देखते हैं। 4 पॉइंट्स ये हो गया। 5th पॉइंट में आते हैं स्टूडेंट इसके फॉर्मेशन के बारे में। तो अक्राइलोनाइट्राइल बनाना है, कैसे बनाएंगे, पहले विनाइलिक ग्रुप लाएंगे। वो क्या होता है, 2 कार्बन, 1 डबल बॉन्ड, 1 फ्री वैलेंसी को किसी भी कार्बन पे आप जनरेट कर सकते हैं। चलिए अब कार्बन के वैलेंसी को कैसे सेटिस्फाई करेंगे, हाइड्रोजन ऐड करके। तो यहाँ पर 2 वैलेंसी आपको दिख रहा है, 2 हाइड्रोजन अटैच कर दो। 3 वैलेंसी दिख रहा है, हाइड्रोजन अटैच कर दो। और इस फ्री वैलेंसी में अगर आप साइनाइड जोड़ते हो तो बन जाएगा अक्राइलोनाइट्राइल, बिकॉज द सफिक्स नाइट्राइल इज यूज्ड फॉर द साइनाइड फंक्शनल ग्रुप। कितना टाइम ले लो इसको, n मॉलिक्यूल। n का वैल्यू क्या होगा, 100 और मोर देन 100। इनिशिएटर क्या लोगे, पेरोक्साइड। किस लिए ले रहे हो, रिएक्शन को इनिशिएट करने के लिए। क्या होगा, मोनोमर आपस में कंबाइन करके पॉलीमर बनेगा। प्रोसेस का नाम क्या होगा, पॉलीमर एडिशन कहलाएगा। एडिशन पॉलीमर कैसे बनाओगे, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से। ट्रिक में क्या बताया था मैंने, एक पाई बॉन्ड को डिसोसिएट करो, 2 नया सिग्मा बॉन्ड को बनाओ। 2 सिग्मा बॉन्ड कहां अटैच करोगे, एक हेड वाले कार्बन पर और एक टेल वाले कार्बन पर। CH2 रहे दो, एक पाई बॉन्ड डिसोसिएट किया तो सिर्फ सिग्मा बॉन्ड बच गया। अब ये हेड वाला कार्बन है, ये टेल वाला कार्बन है, तो एक सिग्मा बॉन्ड हेड वाले कार्बन पर, एक सिग्मा बॉन्ड टेल वाले कार्बन पर, और इसको n टाइम रिपीट कर दो। अब इस पॉलीमर का, अगर इस पॉलीमर का आपको नेम लिखना है तो कैसे लिखोगे, पॉलीमर है तो पहले पॉली लिखो, और जो मोनोमर का नाम होगा वही मोनोमर का नाम उधर लिख देना। क्या नाम है इसका, इसका नाम है अक्राइलोनाइट्राइल। तो पॉलीमर का नाम क्या हो गया, पॉलीअक्राइलोनाइट्राइल। और शॉर्ट में इसको क्या कहते हैं, इसे शॉर्ट में कहते हैं स्टूडेंट पैन। और पैन का दूसरा नाम क्या है, ऑर्लॉन। तो याद रहे, एग्जाम में अगर ऑर्लॉन के बारे में आए तो समझ जाना वो पैन के बारे में पूछ रहा है, मतलब पॉलीअक्राइलोनाइट्राइल के बारे में पूछ रहा है। अब लास्ट पॉइंट में आते हैं स्टूडेंट, इसका यूज क्या होगा, इन मेकिंग ऑफ स्वेटर, ब्लैंकेट एंड कारपेट। तो ये 3 इसका यूज है। क्यों बोले इसको एडिशन पॉलीमर, क्योंकि अनसैचुरेटेड से सैचुरेटेड बना हुआ है, कोई बाई प्रोडक्ट नहीं बना हुआ है, इनिशिएटर के प्रेजेंस में बना हुआ है, इसीलिए एडिशन पॉलीमर बोले। एक ही तरह के मोनोमर के मिलने से बना है, इसीलिए इसको होमोपॉलीमर बोले। और ये रहा इसका यूज। स्टूडेंट्स, अब हम आते हैं इसी पॉलीअक्राइलेट का दूसरा एग्जांपल, पम्मा। तो पम्मा का पहले आप पूरा नाम देख लें क्या होता है, पॉली मिथाइल मेथ अक्राइलेट, ये इसका पूरा नाम है, पॉली मिथाइल मेथ अक्राइलेट। अब इस पॉलीमर को बताने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक पॉइंट बताता हूं। देखो, सबसे पहले हम लोग बनाते हैं अक्राइलिक एसिड। वो कैसे बनेगा, पहले बनाओ विनाइलिक ग्रुप, 2 कार्बन, 1 डबल बॉन्ड और 1 फ्री वैलेंसी। इस ग्रुप को कहते हैं विनाइलिक ग्रुप। कार्बन के वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए हाइड्रोजन को अटैच कर दिया। अब अगर इस फ्री वैलेंसी में आपने कार्बोक्सिल फंक्शनल ग्रुप को लगा दिया तो ये कहलाता है आपका अक्राइलिक एसिड।
क्यों कहा अकाइलिक एसिड? क्योंकि इसमें कार्बोक्सिल फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। अब हम लोग जानते हैं स्टूडेंट कि ईस्टर इज द डेरिवेटिव ऑफ एसिड। ईस्टर जो है वो एसिड से ही बनता है। तो अब हम इसको पहले ईस्टर के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। यहां से हमने हाइड्रोजन को हटाया और एक मिथाइल ग्रुप को लगा दिया। तो अब ये देखिए, अब देख सकते हैं COOR, अब तो ईस्टर फंक्शनल ग्रुप हो गया। तो अब इसका नाम बदल के क्या हो जाएगा? तो देखिए ईस्टर फंक्शनल ग्रुप का फॉर्मूला तो यही होता है COOR, ईस्टर फंक्शनल ग्रुप। तो पहले इस राइट साइड में, ऑक्सीजन के राइट साइड में जो अल्काइल ग्रुप होता है उसका नाम लिखते हैं। तो क्या नाम है इसका? मिथाइल। और ये जो आपका रेस्ट पोर्शन जो बचा हुआ है CH2 डबल बॉन्ड CHCOO, इसको हम लोग कहते हैं अक्राइलेट। तो इसका नाम हो गया मिथाइल अक्राइलेट। अब यहां पे समझ में आया स्टूडेंट आपको? अब देखिए, फंक्शनल ग्रुप के जस्ट बगल वाले कार्बन को हम लोग कहते हैं अल्फा कार्बन। फंक्शनल ग्रुप के एडजेसेंट वाले कार्बन को कहते हैं अल्फा कार्बन। अब इस अल्फा कार्बन से मैंने क्या किया स्टूडेंट? इस हाइड्रोजन को, अल्फा हाइड्रोजन को हटाया, और हाइड्रोजन को हटाकर मैंने क्या किया? इसकी जगह में एक मैंने मिथाइल ग्रुप को अटैच कर दिया। तो मिथाइल ग्रुप को अटैच कर दिया, तो अब इसका नाम हो जाएगा, अब इसका नाम हो गया, पूरा नाम हो गया मिथाइल मेथ अक्राइलेट। इस मोनोमर का नाम हो गया, इस कंपाउंड का नाम जो हो गया, ये जो कंपाउंड आप देख रहे हैं इसी का नाम हो गया मिथाइल मेथ अक्राइलेट। और जब हम इसी मोनोमर को यूज करेंगे तो मेरा ये पॉलीमर बनेगा। तो आइए देखते हैं कि आखिर ये पॉलीमर कैसे बनेगा। तो मैं मिथाइल मेथ अक्राइलेट बनाने जा रहा हूं। आप ध्यान से देखना, मैं फिर से समझाया था एक बार। मैंने क्या किया था? एक विनाइल ग्रुप लेके आया था, 2 कार्बन, एक डबल बॉन्ड, एक फ्री वैलेंसी। पहले क्या किया था मैंने? इस फ्री वैलेंसी में कार्बोक्सिल जोड़ा था। क्या नाम इसका हो गया था? इसका नाम था अक्राइलिक एसिड। हाइड्रोजन अटैच कर दो वैलेंसी पूरा करने के लिए, अक्राइलिक एसिड। अब मैंने ईस्टर बनाने के लिए क्या किया? पहले हाइड्रोजन को हटाया और मिथाइल को अटैच कर दिया। क्या नाम बोला मैंने इसका? मिथाइल अक्राइलेट। फंक्शनल ग्रुप के जस्ट बगल वाले कार्बन को कहते हैं अल्फा कार्बन। क्या किया था मैंने? यहाँ से हाइड्रोजन को हटा दिया था और क्या जोड़ा था? मिथाइल को जोड़ा था। क्या नाम इसका मैंने बताया आपको? मिथाइल मेथ अक्राइलेट। ठीक है, और इसका आप n टाइम ले लो। n का वैल्यू कितना होगा? 100 और मोर देन 100। किसके प्रेजेंस में करोगे? पेरोक्साइड के प्रेजेंस में करोगे। क्या करने जा रहे हो? मोनोमर से पॉलीमर बनाने जा रहे हो। प्रोसेस का नाम क्या बोलोगे? पॉलीमराइजेशन बोलेगे। किस मैकेनिज्म से बनाओगे? फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से। ट्रिक क्या बताया था? पाई बॉन्ड को डिसोसिएट करके दोनों या सीमा बॉन्ड बनाना है, एक हेड वाले कार्बन पर और एक टेल वाले कार्बन पर। ध्यान रहे किसी भी एटम के पोजीशन को और नंबर को चेंज नहीं करना है। CH2 है तो CH2 रहने दो। पाई बॉन्ड डिसोसिएट किया तो क्या बचा? सिग्मा बॉन्ड कार्बन। ऊपर में क्या लिखा हुआ है? मिथाइल ग्रुप। और नीचे में क्या लिखा हुआ है? COOCH3 जोड़ दिया। अब क्या करोगे आप? एक हेड वाले कार्बन पे फ्री वैलेंसी और एक टेल वाले कार्बन पे फ्री वैलेंसी, और इस यूनिट को आप n टाइम रिपीट कर दो। अब इसका नेमिंग में आ जाते हैं। तो पहले पॉलीमर बनाया, तो पॉलीमर के लिए क्या लिखोगे? पॉली। और फिर उसके बाद जो मोनोमर का नाम होगा, मोनोमर का नाम क्या हो गया? मिथाइल मेथ अक्राइलेट। ये हो गया। इस तरीके से इसका फॉर्मेशन हुआ। लेकिन स्टूडेंट अब ध्यान देना, अनसैचुरेटेड से सैचुरेटेड बना, इसीलिए इसको क्या बोलेंगे? एडिशन पॉलीमर। इसका मोनोमर क्या होगा? मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं मिथाइल मेथा अक्राइलेट, मिथाइल मेथ अक्राइलेट शॉर्ट में लिखा हूं मैं। थर्ड, एक ही तरह के मोनोमर के मिलने से बना है, इसीलिए क्या बोलोगे? पॉलीमर बोलोगे, होमोपॉलीमर बोलोगे। कैटलिस्ट आपने क्या इनिशिएटर आपने क्या यूज किया? इनिशिएटर आपने पेरोक्साइड यूज किया है। अनसैचुरेटेड से सैचुरेटेड बना, कोई बाई प्रोडक्ट नहीं बना, पेरोक्साइड के प्रेजेंस में हुआ है, इसीलिए हमने इसे एडिशन पॉलीमर बोला। अब बात आते हैं स्टूडेंट यूज के बारे में। एक पॉइंट और, यूज से पहले एक पॉइंट और, ये जो पॉलीमर बना आपका पम्मा, इसी को स्टूडेंट हम लोग कहते हैं, इसी का दूसरा नाम होता है ल्यूसाइट। ये कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से ये नाम इंपॉर्टेंट है। इस पम्मा का नाम, पॉलीमिथाइल मेथ अक्राइलेट का नाम होता है ल्यूसाइट, फॉरेस्पेक्स या प्लेक्सीग्लास। अकेडमिक में तो कम ही पूछता है, लेकिन 12th बोर्ड में कम पूछता है, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये पूछा गया क्वेश्चन है कि व्हाट इज द अदर नेम ऑफ द पम्मा। तो ल्यूसाइट या फिर फॉरेस्पेक्स या फिर प्लेक्सीग्लास। अब आते हैं स्टूडेंट यूज के बारे में। तो जो आप कॉन्टैक्ट लेंस यूज करते हैं आईज वगैरह में, तो लेंसेज जिस मटेरियल का बना होता है वो है आपका यही पॉलीमिथाइल मेथा अक्राइलेट। उसके बाद जो एयरक्राफ्ट विंडो है, जो एरोप्लेन में जो विंडोज वगैरह जो बनते हैं, जिस मटेरियल के बने हुए होते हैं, वो आपका यही होता है पॉलीमिथाइल मेथा अक्राइलेट। तो ये रहे कुछ एग्जांपल्स पॉलीमिथाइल मेथा अक्राइलेट के। तो मैंने पूरे एडिशन पॉलीमर को आपको बता दिया है, चारों क्लासेस को बता दिया और उसके यूजेस के साथ स्ट्रक्चर को बता दिया। एडिशन पॉलीमर खत्म हुआ स्टूडेंट। अब हम कंडेंसेशन पॉलीमर,
ओके स्टूडेंट्स, तो एडिशन पॉलीमर कंप्लीट करने के बाद, पूरी तरीके से कंप्लीट करने के बाद अब हम आते हैं कंडेंसेशन पॉलीमर में। और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से एडिशन पॉलीमर से कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट कंडेंसेशन पॉलीमर है। जैसे एडिशन पॉलीमर को हमने 4 डिफरेंट क्लासेस में डिस्ट्रीब्यूट किया था, क्लासिफाई किया था, वैसे ही हमने कंडेंसेशन पॉलीमर को भी 3 डिफरेंट टाइप में क्लासिफाई किया हुआ है। फर्स्ट टाइप है यहाँ पर अमाइड, दैट इज पॉलीअमाइड। अच्छा, इसका मीनिंग क्या है आप ये समझेंगे। वैसे पॉलीमर्स जिसमें अमाइड फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, वैसे पॉलीमर जिसमें अमाइड फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, वैसे पॉलीमर जिसमें अमाइड फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, दैट इज CONH2 अमाइड फंक्शनल ग्रुप। तो यहां से एक हाइड्रोजन को मैं रिमूव कर दे रहा हूं और यहां पर फिर आगे चेन ये कंटिन्यू कर जाएगा। तो वैसे पॉलीमर जिसमें अमाइड फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, वैसे पॉलीमर जिसमें अमाइड फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, उसे हम पॉलीअमाइड कहेंगे। या हम ये कह सकते हैं कि मोनोमर जब आपस में अमाइड लिंकेज के साथ कंबाइन करेंगे तो इस तरह के पॉलीमर को हम लोग पॉलीअमाइड कहेंगे। एंड पॉइंट नंबर 2 स्टूडेंट, कि इसके मोनोमर्स में, इस पॉलीमर को बनाने में जो मोनोमर्स होंगे उसमें 2 अलग अलग फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होंगे। और जो 2 फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होंगे वो क्या क्या होंगे? डाईएमीन एंड डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। डाईएमीन एंड डाई कार्बोक्सिलिक एसिड मतलब मोनोमर में 2 NH2 ग्रुप और 2 COOH ग्रुप प्रेजेंट होंगे। और इसके एग्जाम्पल क्या क्या है? नाइलॉन, एग्जाम्पल अगर इसका देखा जाए पॉलीअमाइड का, तो नाइलॉन 6 एंड नाइलॉन 6। तो दिस इज एग्जाम्पल ऑफ द पॉलीअमाइड। नाइलॉन 6 स्टूडेंट मैंने आपको पहले डिस्कस कर लिया था। अब मैं आता हूं नाइलॉन 6 में डिस्कस करने के लिए। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और नाइलॉन 6 कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो नाइलॉन 6 के फॉर्मेशन को मैं समझाने जा रहा हूं। स्टूडेंट कंफ्यूज मत होना, बड़े ध्यान से वीडियो को देखना। अब मैं बताता हूं आपको नाइलॉन 6 के बारे में। मैं थोड़ा सा इस पोर्शन को यहाँ पर मिटा दे रहा हूं ताकि मुझे स्पेस मिल जाए और मैं अच्छे से आपको नाइलॉन 6 के फॉर्मेशन को समझा सकूं। तो जो पॉलीमर हम बनाने जा रहे हैं उस पॉलीमर का नाम क्या है स्टूडेंट? नाइलॉन 6। अच्छा, मैं एक बार रफ में आपको कंडेंसेशन पॉलीमर के बारे में समझा देता हूं कि कंडेंसेशन पॉलीमर को बनाने के लिए हमने क्या किया था। जब मोनोमर 2 डिफरेंट टाइप के मोनोमर जिसमें 2 डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हो, जब वो आपस में कंबाइन करके पॉलीमर का फॉर्मेशन करते हैं विथ बाई प्रोडक्ट, तो इस तरह से बनने वाले पॉलीमर को हम कंडेंसेशन पॉलीमर कहते हैं। और पहचानने का तरीका क्या था कंडेंसेशन पॉलीमर का? कि मोनोमर में फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। एरो के ऊपर इनिशिएटर ने सिर्फ टेम्परेचर लिखा हुआ रहता है और मेन प्रोडक्ट जो पॉलीमर बना हुआ है उसमें अमाइड फंक्शनल ग्रुप होगा या तो ईस्टर फंक्शनल ग्रुप होगा और कोई भी बाई प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं होगा। तो ये कंडेंसेशन पॉलीमर पहचानने का तरीका है। अब जो हम यहाँ पर पॉलीमर डिस्कस कर रहे हैं वो है आपका नाइलॉन 6। तो पहली बात स्टूडेंट इसके बारे में आप दिमाग में रखेंगे कि नाइलॉन 6 का दूसरा नाम है परलॉन। पॉइंट नंबर 1, ये कंडेंसेशन पॉलीमर है, यहां लिखा हुआ है इसलिए मैं रिपीट नहीं कर रहा हूं उसको। ये कंडेंसेशन पॉलीमर है। पॉइंट नंबर 2, यही एग्जाम का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मोनोमर दैट इज कैप्रोलैक्टम इज द मोनोमर ऑफ नाइलॉन 6। अब स्टूडेंट कैप्रोलैक्टम एक ऐसा मोनोमर है जिसमें स्टूडेंट लोग काफी कंफ्यूज रहते हैं इसके स्ट्रक्चर को और इसके रिएक्शन को समझने में। तो मैं आपको समझाता हूं कैप्रोलैक्टम के बारे में। देखो, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। कैप्रोलैक्टम जो मॉलिक्यूल है वो 4 एलिमेंट के मिलने से बना हुआ है, 4 डिफरेंट एलिमेंट के मिलने से बना हुआ है। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, जिसमें कार्बन का नंबर होता है 6, ऑक्सीजन का नंबर 1 और नाइट्रोजन का नंबर भी 1 होता है। और हाइड्रोजन को हम लोग वैलेंसी सेटिस्फाई करने के लिए कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन में ऐड कर देते हैं। आइए देखते हैं हम लोग स्टूडेंट कि कैसे बनता है कैप्रोलैक्टम, कैसे बनता है। तो देखो, नाइट्रोजन से स्टार्ट करो और इसमें 6 कार्बन का आगे रिंग बना दो। तो देखो, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 6 कार्बन हो गया। 1 2 3 4 5 6 और जो 6 कार्बन है उसको आप नाइट्रोजन से अटैच कर दो। जो सबसे लास्ट वाला कार्बन है उसको कार्बोनिल बना दो, मतलब इस कार्बन के साथ कार्बन को ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड से अटैच कर दो। इस ग्रुप को हम लोग कहते हैं कार्बोनिल ग्रुप। मैं फिर से समझाता हूं स्टूडेंट, ध्यान से समझना। सबसे पहले तुम क्या लेना? नाइट्रोजन लेना और उस नाइट्रोजन को क्या करना? फिर अटैच करना 6 कार्बन के साथ। तो देखो, ध्यान से देखना, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6 और जो 6th वाला कार्बन है, लास्ट वाला कार्बन है, उसको तुम नाइट्रोजन से अटैच कर दो।
जो लास्ट वाला कार्बन है उसको ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड से अटैच कर दो और इस ग्रुप को कहते हैं कार्बोनिल ग्रुप। ठीक है, अब सारे के वैलेंसी मतलब नाइट्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन के वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए हाइड्रोजन जोड़ना है। आपको दिमाग में रखना है कि कार्बन का वैलेंसी 4 होता है, ऑक्सीजन का वैलेंसी 2 होता है और नाइट्रोजन का वैलेंसी 3 होता है। तो ऑक्सीजन का 2 बॉन्ड दिख रहा है, 2 वैलेंसी सेटिस्फाइड है। इस कार्बन पे फोकस करो, इसका देखो चारों वैलेंसी तुमको सेटिस्फाइड दिख रहा है, एक ऊपर एक नीचे और 2 हाइट में दिख रहा है। इस कार्बन का देखो 2 ही वैलेंसी दिख रहा है, तो 2 हाइड्रोजन अटैच करो, 2 ही वैलेंसी दिख रहा है, 2 हाइड्रोजन को अटैच करो, 2 हाइड्रोजन को अटैच करते जाओ। तो ये जो तुम्हारा स्टूडेंट कंपाउंड बना। अच्छा एक चीज और, नाइट्रोजन का वैलेंसी 3 होता है, तो ये 1 2, तो एक हाइड्रोजन को आप यहाँ पे लाके अटैच कर दो। तो इसी कंपाउंड को हम लोग कहते हैं कैप्रोलैक्टम। अब आपको मैंने बहुत आसानी से समझा दिया मोनोमर का स्ट्रक्चर बनाने का तरीका। अच्छा स्टूडेंट, इसको हम लोग क्या करते हैं, पहले हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं, मतलब वाटर मॉलिक्यूल के साथ इसको हीट करते हैं। वाटर मॉलिक्यूल के साथ इस मोनोमर को हम लोग हीट करते हैं। तो ध्यान से समझना जरा यहाँ। चलो देखो देखो, जैसे ही तुमने हीट किया तो वाटर मॉलिक्यूल डिसोसिएट हुआ H+ और OH- में। आप जानते हो कि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, उसके पास इलेक्ट्रॉन का नंबर 1 है। अब वो एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया है, तो उसका ड्यूप्लेट तो पूरा नहीं हुआ, उसको इलेक्ट्रॉन का कमी हो गया। जो एक इलेक्ट्रॉन था भी उसके पास, वो भी इलेक्ट्रॉन लूज हो गया। तो ये बन गया इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट स्पीसीज। और इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट स्पीसीज को याद करो, हम लोग इलेक्ट्रोफाइल कहते थे। आपको ये बात बहुत अच्छे ढंग से पता है स्टूडेंट कि नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर प्रेजेंट होता है। और आप देख सकते हैं नाइट्रोजन का ऑक्टेट पूरा है, एक बॉन्ड यहाँ लेफ्ट में, एक बॉन्ड यहाँ राइट में, एक बॉन्ड यहाँ ऊपर, 3 बॉन्ड में 6 इलेक्ट्रॉन और लोन पेयर में आपका 2 इलेक्ट्रॉन दिख रहा है। इसका मतलब इसका ऑक्टेट पूरा है, तो इसके पास ऑक्टेट पूरा है और डोनेट करने के लिए एक लोन पेयर है। इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज बना हुआ है और इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज को कहते हैं हम लोग न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर अटैक होता है। अटैक करने का मतलब इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना। तो देखो ध्यान से देखो, ये नाइट्रोजन अपने लोन पेयर को इस वाटर के H+ को डोनेट करेगा। ये जाके अटैक करने का मतलब ये नहीं हुआ, डोनेट करेगा। और नाइट्रोजन भी नॉन मेटल है और यहाँ पर जो H हाइड्रोजन जो है, H+ प्रोटोन जो है, यहाँ पर हाइड्रोनियम जो है, यहाँ पर जो हाइड्रोजन है यहाँ पर, ये आपका इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज है। दोनों का दोनों नॉन मेटल है और नॉन मेटल में नॉन मेटल बीच में कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनता है, शेयरिंग से बनता है। लेकिन इसके पास बॉन्ड बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो नाइट्रोजन क्या करेगा, इसके हिस्से का इलेक्ट्रॉन भी वो खुद देगा। तो चलो देखो देखो, यहां मैं समझाता हूं आपको, ध्यान से समझते चलना। तो ये आ गया आपका यहाँ पर H+, ये H+ आया। तो नाइट्रोजन जो एक लोन पेयर है उसमें से एक इलेक्ट्रॉन अपने पास रखा और एक इस H+ को दे दिया। बॉन्ड तो बन गया, लेकिन उसके बाद देखो क्या हुआ, हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं किया था, लेकिन इसको एक इलेक्ट्रॉन मिल गया, इसीलिए इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया। नाइट्रोजन को देना सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन था, वो अपना दोनों का दोनों इलेक्ट्रॉन दे दिया। इसका मतलब ये एक एक्सेस में दे दिया, एक ज्यादा लूज कर दिया, इसीलिए इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब एक ही एलिमेंट के ऊपर जब इक्वल नंबर में पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आता है तो वो क्या हो जाता है, वो न्यूट्रल हो जाता है, आपका न्यूट्रल हो जाता है। अब आपको पहले से ही बताया थे हम यहाँ पर कि जब कभी भी फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है तो ये अनस्टेबल हो जाता है। तो अब ये नाइट्रोजन क्या करेगा कि इस कार्बन से, इस लेफ्ट वाले कार्बन से इस इलेक्ट्रॉन को ये पुल कर लेगा। तो इस इलेक्ट्रॉन को पुल कर लेगा, तो इसके इलेक्ट्रॉन को पुल किया तो ये बॉन्ड टूट गया। एरो का इधर हेड आता है उधर नेगेटिव और इधर टेल जाता है उधर आपका पॉजिटिव। तो अब देखो आप यहाँ पर मैं इस एरो को हटा के दिखाता हूँ, पॉजिटिव नेगेटिव मिलकर न्यूट्रल हो गया और देखो यहाँ से क्या बना, ये बना आपका NH2। NH2 और यहाँ चलो CH2 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 1 2 3 4 5 CH2 कितने टाइम्स हो गया, ये हो गया आपका 5 टाइम्स। अब देखो इसके ऊपर क्या था, C डबल बॉन्ड के ऊपर चार्ज क्या है, कार्बन के ऊपर चार्ज क्या आया है, पॉजिटिव। तो वाटर का जो OH- है, जो नेगेटिव पोर्शन है, H+ जाके इसके साथ जुड़ के बॉन्ड बना लिया था। अब ये पॉजिटिव वाला इस नेगेटिव के साथ जुड़ा, तो यहाँ पर हो गया CO और ये हो गया OH। ये देख सकते हैं आप स्टूडेंट कि यहाँ पर इस मोनोमर में आपको 2 डिफरेंट तरह के फंक्शनल ग्रुप दिख रहे हैं। एक आपको दिख रहे हैं अमीन और एक दिख रहा है आपको कार्बोक्सिल ग्रुप। कार्बोक्सिल ग्रुप का प्रायोरिटी ज्यादा होता है, इसलिए मेन फंक्शनल ग्रुप। इसके कंपैरिजन में इस अमीन का प्रायोरिटी कम है, तो ये बना आपका सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप आपका बना। ये सब्स्टिट्यूएंट की तरह बिहेव करेगा। अब आप क्या करोगे, इसको 543 केल्विन टेम्परेचर पर हीट करोगे। अब इसका N मॉलिक्यूल आप ले लो और 543 केल्विन पर हीट करो। तो इतने हाई टेम्परेचर जब तुम इसको हीट करोगे तो इससे वाटर मॉलिक्यूल इवेपोरेट हो जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल एज द बाई प्रोडक्ट निकल के बाहर चला जाएगा। कैसे जाएगा, तो ये जो आपका कार्बोक्सिल का जो यहाँ से OH- है, ये OH- यहाँ चला गया और अमीन का जो है वो हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव हो गया।
तो वाटर मॉलिक्यूल यहां से H2O के फॉर्म में रिलीज हो गया। यहां से क्या बचा आपका NH, ये रहा आपका CH2 का आपका होल 5 और ये रहा कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन मतलब कार्बोनिल ग्रुप विद द फ्री वैलेंसी और ये आपका n टाइम रिपीटेड है। तो इसी पॉलीमर को हम लोग कहते हैं नाइलॉन 6 और इसको दूसरा नाम है आपका पर्लॉन। तो इस तरीके से बना। अब आप स्टूडेंट देख सकते हो जैसा था मैं पहले वैसा का वैसा ही बनाया था जैसा ये पहले से था। तो आप देख सकते हो ये पहले ऐसे था, इसका नाम कैप्रोलैक्टम। अब थोड़ा सा आप इसके नाम पे गौर करो। देखो जैसे अराबिक नंबर में आप 1 2 3 4 5 6 लिखते हो तो ग्रीक में 1 को कहा जाता है अल्फा, 2 को कहा जाता है बीटा, 3 को कहा जाता है गामा, 4 को कहा जाता है डेल्टा, 5 को कहा जाता है थीटा और 6 को कहा जाता है ईटा। तो देखो ये एक कार्बन ये हुआ और 5 कार्बन ये हुआ तो 1 + 5 = 6 हो गया। मतलब ये जो NH2 ग्रुप जुड़ा हुआ है, NH2 ग्रुप जुड़ा हुआ है वो 6 कार्बन जुड़ा हुआ है और 6 कार्बन को तुमने क्या कहा ईटा। ईटा पर क्या जुड़ा हुआ है NH2 ग्रुप। NH2 को क्या बोलोगे एमिनो। सर इसको तो एमीन कहते हैं, आप अमीनो बोल रहे हो। जब ये मेन फंक्शनल ग्रुप की तरह बिहेव करता तब एमीन कहते हैं, लेकिन इस कार्बोक्सिल के प्रेजेंस में इसका प्रायोरिटी कम है तो यहाँ सब्स्टिट्यूएंट बन गया है और जब NH2 सब्स्टिट्यूएंट की तरह बिहेव करता है तो उसका नाम हो जाता है अमीनो, ईटा अमीनो। और 6 कार्बन रखने वाले कार्बोक्सिल ग्रुप को हम लोग कॉमन नेम देते हैं कैप्रोइक एसिड। तो इस कंपाउंड का नाम क्या हो गया भैया ईटा अमीनो कैप्रोइक एसिड, जो कि इंटरमीडिएट यहाँ पर बनता है। अब स्टूडेंट जब ये पॉलीमर बना, जो इस पॉलीमर पे आप गौर करो, आपने एक ही तरह का मोनोमर लिया इस पॉलीमर को बनाने में। इसीलिए हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ जो ये नाइलॉन 6 या पर्लॉन है वो होमोपॉलीमर है। क्यों बोला होमोपॉलीमर? क्योंकि ये एक ही तरह के मोनोमर के मिलने से बना। कौन सा मोनोमर? कैप्रोलैक्टम। इसको कंडेंसेशन पॉलीमर क्यों बोले? तो यहां से देखो आप यहां समझ में आएगा, इसमें फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। या यहां देखो आप यहाँ पर इसके मोनोमर में फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। साथ ही साथ यहां पर आप देख सकते हो कि अमाइड फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, CONH फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। CONH मतलब अमाइड फंक्शन पर प्रेजेंट है, इसलिए इसको पॉली अमाइड कहते हैं। या हम कह सकते हैं कि कंडेंसेशन पॉलीमर का एग्जांपल है। यहाँ बाई प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है। फिर से समझो बात को, मोनोमर में फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, मेन प्रोडक्ट पॉलीमर में अमाइड फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है और बाई प्रोडक्ट बन रहा है, इसीलिए कंडेंसेशन पॉलीमर कहते हैं। और जो मेन प्रोडक्ट जो पॉलीमर बन रहा है उसमें CONH यानी अमाइड लिंकेज प्रेजेंट है, इसीलिए इस पॉलीमर को हम पॉली अमाइड क्लास में क्लासिफाई करते हैं। पॉइंट नंबर 1 कंडेंसेशन पॉलीमर है। पॉइंट नंबर 2 मोनोमर कैप्रोलैक्टम है। पॉइंट नंबर 3 नेचर क्या है? होमोपॉलीमर है। पॉइंट नंबर 4 बाई प्रोडक्ट क्या बन रहा है? वाटर बन रहा है। और यूज आपने देख लीजिए स्टूडेंट, मैं यहाँ पर इसका यूज लिख रहा हूँ, ध्यान से देखना। नाइलॉन 6 का यूज करते हैं रोप्स रस्सी बनाने में, टायर कोड तो ट्रक वगैरह में देखते हैं टायर कोड बनाने में यूज करते हैं और कपड़े बनाने में यूज करते हैं, दैट इज फैब्रिक्स बनाने में यूज करते हैं। तो स्टूडेंट आज मैंने पॉलीअमाइड डिस्कस कर दिया, जिसमें नाइलॉन 6 मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर दिया था और आज मैंने नाइलॉन 6 डिस्कस कर दिया है। तो स्टूडेंट अब हम लोग के इस चैप्टर में बचा हुआ है आपका पॉलीईस्टर, उसके बाद फॉर्मल्डिहाइड, रेसिन, बेक्लाइट और मेलामाइन बचा हुआ है। उसके बाद मैं आपको वल्कनाइज्ड रबर बताऊंगा, नेचुरल रबर बताऊंगा। चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। संडे को जो आपका टेस्ट होगा उसके लिए स्टूडेंट प्रिपेयर हो जाओ, बी कॉन्फिडेंट और आप बहुत हार्ड वर्क करना। आज के लिए स्टूडेंट इतना ही था।